वेलकम टू कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल। आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। कैसे आप सब लोग? आप सभी लोगों का आज योजना अक्टूबर 2023 के इस अंक में स्वागत है। आइए जरा हम लोग शुरू करते हैं, यानी पूरा अक्टूबर 2023 का योजना के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो सारे का कलेक्शन आज एक ही वीडियो में होगा। सो शुरू से लेकर लास्ट तक अगर आप पूरी क्लास को देखेंगे तो आपका पूरा अक्टूबर का योजना पढ़ने का समय और पैसा दोनों बचेगा और साथ ही साथ सिलेक्शन भी आपका सुनिश्चित हो जाएगा। तो बिना एक भी सेकंड गवाए आइए शुरुआत करते हैं योजना के इस अंक का पहला पॉइंट। पहला है पीएम विश्वकर्मा। इस पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत क्या पॉइंट पहला है? पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा विश्वकर्मा। पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों का मुख्य भूमिका क्या है? तो कौशल, व्यवसाय या पारंपरिक प्रशिक्षण के गुरु शिल्प मॉडल का अनुसरण करते हुए परिवारों के भीतर एवं कारीगरों और शिल्पकारों के अन्य औपचारिक समूहों के भीतर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचना। पारंपरिक कारीगरों हेतु किस योजना का शुभारंभ किया गया? यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका नाम है पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना को कितने करोड़ रुपए के प्रारंभिक परिव्यय के साथ लागू किया गया? तो ये होगा 13,000 करोड़ रुपए। यह योजना किस किस के संयुक्त प्रयास से कार्यान्वित की जा रही है? तो ये है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग तथा वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। पीएम विश्वकर्मा योजना को कब तक के लिए लागू किया गया? तो 2027-28। यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम में आ सकता है, सो इसे आप लोग टिक कर लीजिए। नेक्स्ट है पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कितने घटक? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके अंतर्गत कुल 6 घटक हैं। कितने घटक? 6 घटक। इसे तैयार कर लीजिए। अब ये 6 घटक हैं कौन कौन से? देखो ना, पहला है आईडी कार्ड, कौशल उन्नयन, टूल किट प्रोत्साहन, डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहन, विपणन समर्थन। आइए योजना के अपने इस अंक में अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, सूर्य मिशन के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट इस अंक में दिए गए उन पे जुड़े हुए एक एक पॉइंट को हम लोग डिटेल में समझते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए पहला पॉइंट, सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन कौन है? तो आप सभी को पता है ये है आदित्य L1। आदित्य L1 को जिस प्रभामंडल में रखा गया वह पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर है? तो 1.5 मिलियन किलोमीटर। अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सौर मंडल का सबसे निकटतम का तारा और सबसे बड़ा पिंड कौन सा है? तो आंसर होगा सूर्य। सूर्य की अनुमानित आयु कितनी है? तो 4.5 अरब वर्ष। सौर मंडल के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नो डाउट सूर्य है। किस पिंड का गुरुत्वाकर्षण सौर मंडल के सभी वस्तुओं को एक साथ बांधे रखता है? तो ये है सूर्य। सूर्य के मध्य क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कोर के नाम से। कोर में कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है? तो परमाणु संलयन। सूर्य का दृश्य सतह किस नाम से जाना जाता है? तो ये है फोटोस्फीयर। आइए अंतरिक्ष सुविधाओं से योजना अंक में प्रकाशित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक निगाह देखते हैं। भारत में अंतरिक्ष गतिविधियों का आरंभ किस संस्था के साथ आरंभ हुआ था? तो ये है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी इनकोस्पार। TERLS का पूर्ण रूप क्या है? तो थुम्बा भूमध्यीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप याद रखिएगा इसे 1969। भारत सरकार द्वारा
कब अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग DOS का गठन किया गया? तो ये है जून 1972। अगला, अंतरिक्ष आयोग किस उद्देश्य के साथ काम करता है? तो आंसर करेंगे देश के सामाजिक आर्थिक लाभ के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग और विकास हेतु भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की नीतियों का निर्माण। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम में है, तिरुवनंतपुरम। ये है BSSC के प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से हैं? तो ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV, भू समकालिक जियो श्रृंखलन प्रक्षेपण यान, रोहिणी साउंडिंग रॉकेट प्रक्षेपण यान मार्क 3, गगनयान, रीयूजेबल रॉकेट इत्यादि। URL उपग्रह केंद्र कहाँ है? तो ये है बंगलुरु में। इसरो के उपग्रह एकीकरण परीक्षण प्रतिष्ठान ISITE की स्थापना कब की गई? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए, 2006 में। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र SAC क्या है? इसरो का एक प्रमुख अनुसंधान और विकास केंद्र है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ है? तो आप कहेंगे अहमदाबाद, गुजरात में। मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र का गठन कब किया गया? तो 2019 में। मानव अंतरिक्ष केंद्र का संचालन कहाँ से? इसरो मुख्यालय परिसर से। इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स कहाँ है? तो महेंद्रगिरी। लॉन्च वाहनों और उपग्रहों के लिए जड़त्वीय प्रणालियों के डिजाइन और विकास के लिए कौन जिम्मेदार है? तो यह है इसरो जड़त्वीय प्रणाली इकाई। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो DOS की एक स्वायत्त इकाई है, कहाँ है? ये है अहमदाबाद। आइए अब योजना अंक में प्रकाशित सड़क अवसंरचना से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, पहला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सड़क संबंधित। सड़कों की लंबाई की दृष्टि से पूरी दुनिया में यानी विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। कौन सा दूसरा? इसे जरूर तैयार रखिए। तो सड़कों की लंबाई की दृष्टि से विश्व में पहले नंबर पर कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA। 1991 से 2019 तक कुल सड़कों की लंबाई मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत है? तो 3.64%। पिछले 28 वर्षों में लगभग कितने किलोमीटर नई सड़कें बनी हैं? तो 40 लाख किलोमीटर। अगला है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे जरूर तैयार रखेंगे हमारे RO के विद्यार्थी खास तौर पे। 31 मार्च 2023 तक राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? तो 1,44,995 किलोमीटर, 144,995 किलोमीटर। 2011 से 2023 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में कितने गुने की वृद्धि हुई है? तो 2 गुना की वृद्धि हुई है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब आरंभ हुई? तो सन 2001 में। यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न आप लोगों को आंसर करना है इस प्लेटफॉर्म पर कमेंट बॉक्स में आके कि सन 2001 में भारत का प्रधानमंत्री कौन था, और साथ ही साथ बताना है कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन था। 2001 में भारत का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का नाम कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। चलिए अगले सवाल पर, भारत की कुल सड़क लंबाई का कितना प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण सड़कों का है? तो 70%। नागपुर योजना बड़ी पुरानी योजना है भाई, 1943 से 1963। बम्बई योजना 1961 से 81। लखनऊ योजना 1981 से 2001 किससे संबंधित हैं? ये सारी योजनाएं सड़क विकास से जुड़ी हुई हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसको कब आरंभ किया गया? तो आंसर कीजिए 1995। चलिए भाई आगे, भारत की 2% सड़कें कितने प्रतिशत यातायात में योगदान देती हैं? तो आंसर है 40%। 1996 में राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड की स्थापना करने वाला पहला राज्य, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है महाराष्ट्र। आप लोग सबको
महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल का नाम कमेंट करना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, NHI के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण कब आरंभ किया गया? 1998। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से ग्रामीण सड़कों पर ध्यान देने का मुख्य कारण क्या रहा? तो पहला है वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर कनेक्टिविटी के लिए गांवों का चयन। दूसरा, विश्व बैंक सहित स्वतंत्र एजेंसियों की निगरानी। तीसरा, परियोजना को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के बजाय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन रखना। ये सारे प्रमुख कारण रहे। अगस्त 2023 तक भारत में कितने किलोमीटर एक्सप्रेसवे परिचालन में है? ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। आंसर करिए 5000 किलोमीटर। नेक्स्ट है, दिसंबर 2012 में इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग के लिए किस कंपनी की स्थापना की गई? तो कंपनी का नाम है भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड। आइए जरा रेल अवसंरचना से जुड़े हुए योजना अंक में प्रकाशित महत्वपूर्ण तथ्यों पर एक निगाह डालते हैं। पहला है 1853 में पहली रेल कहां से कहां तक चली? तो आप सभी को याद है, मुंबई से ठाणे यानी 34 किलोमीटर। आपको ये बताना है कि जब भारत की पहली रेल चली यानी 1853 में, उस वक्त भारत में गवर्नर जनरल कौन था? उसका नाम कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए आगे, वर्तमान में भारतीय रेल मार्ग कितने किलोमीटर की है? तो 68,043 किलोमीटर, 68043 किलोमीटर। अगला भी इंपॉर्टेंट है, भारतीय रेलवे नेटवर्क को कितने जोन में बांटा गया? तो आंसर है 17। इसे भी तैयार रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय रेल के कुल ट्रैक किलोमीटर का कितना प्रतिशत विद्युतीकृत हो गया है? तो 78.46%। अब आगे क्या है भाई, रेलवे योजना का मेन पर्पज, मुख्य उद्देश्य क्या है? यातायात की अनुमानित मात्रा को ले जाने और अर्थव्यवस्था की विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए परिवहन बुनियादी ढांचे का विकास करना। नेक्स्ट होगा, भारतीय रेलवे का अनुसंधान एवं विकास विंग की अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन कहाँ है? तो लखनऊ में है। पृथक्करण कन्वेंशन के कारण किस वर्ष रेलवे बजट को संसद में अलग से प्रस्तुत किया गया? यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में अब रेलवे बजट और सामान्य बजट को एक में मिला दिया गया है, तो इस नाते जब दोनों को अलग अलग किया गया तो उस वर्ष को आप लोग तैयार कर लीजिए, 1924 और 25। चलिए नेक्स्ट है आ गया, रेलवे बजट को आम बजट में कब मिलाया गया? तो 2017 और 2018। 2017 और 2018 ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार ऐतिहासिक स्थलों को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से कौन सी थीम आधारित ट्रेन का शुभारंभ किया गया? भारत गौरव ट्रेन। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तैयार रखें। सरकार द्वारा भारतीय रेल के लिए कौन सी योजना तैयार की गई? राष्ट्रीय रेल योजना 2030। राष्ट्रीय रेल योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये है परिचालन क्षमताओं और वाणिज्यिक नीति पहल के आधार पर रणनीति तैयार करना। भारतीय रेल योजना का विजन क्या है? तो विजन है क्षमता बुनियादी ढांचा का विकास करना और मांग के अनुसार ढुलाई हिस्सेदारी बढ़ाना। अगला एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 को कहां से कहां तक चलाई गई है? तो आंसर करिए नई दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी मार्ग से। बताइए अब तक कितने लोगों ने वंदे भारत में यात्रा कर ली, जरा कमेंट करके बताना। अगला पॉइंट है, वंदे भारत एक्सप्रेस यात्रा समय को कितने प्रतिशत कम कर देती है? तो आंसर होगा 24 से 45%। अच्छी बात है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस को कितने प्रतिशत तक विद्युत ऊर्जा की बचत करती है? मतलब बहुत सारी बचत है, 30% बिजली भी बचा देती है, तो और अच्छा है।
28 जुलाई 2023 तक कितने वंदे भारत सेवाएं भारतीय रेल द्वारा परिचालित की जा रही हैं? तो ये है 50 वंदे भारत। आइए योजना के इस अक्टूबर 2023 अंक में बंदरगाहों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर गौर करते हैं। अब अगर देखें तो यहाँ दिया है पहला, गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर का लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य की बात करोगे तो एकीकृत समुद्री क्षेत्र के विकास में तेजी लाने के लिए समुद्री सेवा प्रदाताओं, वित्तीय संस्थानों, संबंधित सरकारी नियामक एजेंसियों और शिक्षाविदों को एक साथ लाना। गुजरात किन किन उद्योगों का केंद्र है? बहुत इंपॉर्टेंट है गुजरात। तो ये क्या, हमारे प्रधानमंत्री जी भी वहीं के हैं, हमारे गृह मंत्री जी भी वहीं के हैं। चलिए आप भी वहीं चलते हैं। तो पहला, ये कौन कौन सा आप उद्योग प्रमुख है? भाई पहला तो है रसायन, दूसरा है पेट्रोकेमिकल, डेयरी, फार्मास्यूटिकल्स, सीमेंट, चीनी मिट्टी की चीज़ें, कपड़ा, रत्नाभूषण, इंजीनियरिंग बी निर्माण। गुजरात में कुल कितने बंदरगाह? कभी तो आइए गुजरात में, अब आप ही बताइए ना, गुजरात में कुल कितने बंदरगाह हैं? तो आंसर है 49। बहुत बढ़िया। गुजरात के सभी बंदरगाह किन क्षेत्रों में फैले हैं? तो कहिए दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र। गुजरात 2023 में कितने गीगावाट स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता के साथ अग्रणी राज्यों में है? तो ये है बच्चों 37.35 गीगावाट। राज्य में का मतलब गुजरात में, राज्य में कितने गीगावाट पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता है? तो 9.21 गीगावाट। किस राज्य में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने नीली अर्थव्यवस्था और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अपतटीय पवन फार्मों का प्रस्ताव किया है? तो ये हैं तमिलनाडु और गुजरात। आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है, तमिलनाडु और गुजरात के चीफ मिनिस्टर के नाम कमेंट बॉक्स में हमें देने हैं। जरा देखें कि आप लोग करंट पर कितना ध्यान दे रहे हो। चलिए भाई इसी बात पर आगे बढ़ते हैं। लिखा, किस बंदरगाह में 2025 से 30 की अवधि में ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया का प्रस्ताव किया गया? तो कांडला, पारादीप और तूतीकोरिन। वर्तमान गुजरात में कितने चालू जहाज निर्माण यार्ड हैं? तो 9 हैं ये। भारत सरकार की जहाज निर्माण वित्तीय सहायता नीति का उद्देश्य क्या है? 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2026 के बीच हस्ताक्षरित जहाज निर्माण अनुबंधों के लिए भारतीय शिपयार्डों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। किस नीति के तहत बंदरगाहों के विकास को औद्योगिक विकास, बिजली उत्पादन, बुनियादी ढांचे के विकास के साथ एकीकृत करती है? तो ये है बंदरगाह नीति 1995। नेक्स्ट हमारे पास है बंदरगाह पोर्ट मास्टर प्लान 2047 के तहत शामिल योजनाएं कौन कौन सी हैं या परियोजनाएं? तो बंदरगाहों का आधुनिकीकरण है, बंदरगाह कनेक्टिविटी, बंदरगाह आधारित औद्योगिकरण, तटीय सामुदायिक विकास, तटीय शिपिंग और अंतर्देशीय जल परिवहन। आइए यूनिटी मॉल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को अब देखेंगे। यूनिटी मॉल को किन वस्तुओं के लिए तैयार किया गया है? एक जिला एक उत्पाद, बहुत फेमस है ये। भौगोलिक संकेतक वाले उत्पादों और स्थानीय स्तर पर बनाए गए हथकरघा और हस्तशिल्प वस्तुओं के लिए। किस वित्तीय वर्ष में प्रत्येक राज्य में यूनिटी मॉल की स्थापना की घोषणा की गई? तो 2023-24। एक जिला एक उत्पाद पहल का उद्देश्य क्या है? तो स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना, रोजगार की संभावनाएं पैदा करना, आर्थिक असमानता को घटाना, भारत के हर जिले में समान क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करना। स्टूडेंट एक सवाल यहाँ मेरे मन में आ रहा है, मैं जरा आप लोगों से पूछ लेता हूँ। हमने पिछले कुरुक्षेत्र के अंक में आप लोगों को बताया था कि भारत में वर्तमान में कुल कितने गांव हैं। जितने स्टूडेंट को भारत में कुल कितने गांव हैं ये बात पता हो या झट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि और सबको भी पता चल जाए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक संकेत क्या प्रदर्शित करते हैं? आप बार बार सुनते होंगे ना, जीआई टैग दिया गया।
तो वही है भौगोलिक संकेत किसे दर्शाता है? किसी उत्पाद के उद्गम देश, उत्पाद की गुणवत्ता और स्पष्ट भौगोलिक क्षेत्र। प्रत्येक यूनिटी मॉल में कम से कम कितने वाणिज्यिक स्थान होने चाहिए? तो ये है 36 यानी 36। किन 8 राज्यों में वित्त मंत्रालय द्वारा, कितने राज्य हैं? 8, यूनिटी मॉल के लिए DPIIT की सिफारिशों के आधार पर मंजूरी प्रदान की गई? असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। आइए कुछ कृषि अवसंरचना से जुड़े हुए तथ्यों के योजना अंक में जो कि प्रकाशित हुए उन पर एक निगाह डालते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इंपॉर्टेंट है, के तहत कितने किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह अन्न प्रदान किया जाता है? फिर ध्यान से पढ़िए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कितने किलोग्राम प्रति व्यक्ति अन्न दिया जाता है? तो 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम। चलो, अप्रैल 2020 से दिसंबर 2022 की अवधि के दौरान नियंत्रित NFSA के अतिरिक्त केंद्रीय खाद्य भंडार से कितने अनाज का वितरण किया गया? यह है 104.3 मिलियन मीट्रिक टन, रिकॉर्ड है। 2020-21 से 2022-23 की अवधि में भारत के द्वारा औसतन कितने चावल का निर्यात किया गया? तो 19.83 मिलियन मीट्रिक टन। वैश्विक चावल निर्यात में भारत की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो ये है 40%। भारत का देखो, अब ये फिर से भारत का जो कुल खाद्यान्न है, कभी भी आपके आरओ एग्जाम में मिल सकेगा। तो भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन 2022-23 में कितना हो गया है? तो 330 मिलियन टन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। फसल कटाई के बाद प्रबंधन में सहायता तथा आधुनिक कृषि अवसंरचना के विकास हेतु किस कोष से सहायता दी जाती है? तो कृषि अवसंरचना कोष। कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत अवसंरचना निर्माण हेतु 2 करोड़ तक कितने प्रतिशत से कम दर पर ऋण प्रदान करता है? तो 6%। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन पाम ऑयल कब से आरंभ किया गया? 2021-22, इसे भी ध्यान रखिएगा। 2019-20 में फसलों की बुआई का शुद्ध क्षेत्र कितना हो गया है? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना, 139.90 मिलियन हेक्टेयर। उर्वरकों का प्रयोग 1950-51 में 0.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर के 2019-20 में कितना हो गया? 140 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। देख रहे हो ना कितना उछाल आया, जबरदस्त। चलिए अगला है, 2019-20 में शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना मिलियन हेक्टेयर हो गया है? ये 53.39 मिलियन हेक्टेयर। कमांड एरिया विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? बड़ा पुराना है, 1974-75 में। नेक्स्ट है, त्वरित सिंचाई कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? 1997 में। शुद्ध सिंचित क्षेत्र 1950-51 में 17.55% से बढ़कर के 2019-20 में कितना परसेंट हो गया? 53%, रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत प्रति बूंद, ध्यान से पढ़ो, प्रति बूंद अधिक फसल नामक योजना कब शुरू हुई है? तो 2015-16 में। अगला भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे इंपॉर्टेंट मतलब वेरी इंपॉर्टेंट रखिए। भारत सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग कब अस्तित्व में आया? तो 1965 में आया। कृषि लागत और मूल्य आयोग हर साल बुआई के मौसम से पहले कितने वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करता है? तो कुल 23 फसलें हैं, 23 वस्तुएं बच्चों। तो आप लोगों को इसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रखना है। एक बार फिर से दोहरा लो, कृषि लागत और मूल्य आयोग हर साल बुआई के मौसम से पहले कितनी वस्तुओं के मूल्य यानी कितनी वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करता है? तो ये हैं 23 वस्तुएं। अगला है, IT प्रौद्योगिकी की उपलब्धता के साथ राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई-नाम कब लॉन्च किया गया? तो इसे भी याद रखना, तैयार करना, 14 अप्रैल 2016।
आइए महत्वपूर्ण बात देखते हैं। उससे पहले एक छोटे सवाल का जवाब सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। 14 अप्रैल को भारत की किस महान हस्ती का जन्म दिवस पड़ता है? कमेंट बॉक्स में नाम दीजिएगा। इतना हिंट कर देते हैं कि आपके संविधान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उन्हें भारत के संविधान का जनक भी कहा जाता है। नाम अब आप बता दो। अगला योजना के अंक में क्या हुआ? वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े हुए तथ्यों पर गौर कीजिए। भारत ने किस वर्ष G20 फोरम की अध्यक्षता की थी? तो अभी तो हुआ है 2023 में। G20 क्या है? यह 19 देशों और यूरोपीय संघ का समूह है। G20 वैश्विक व्यापार का कितना प्रतिशत योगदान देता है? तो 75% यानी 75%। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का कितना हिस्सा G20% का है? तो ये है 85%। 1999 में G20 के गठन के पीछे का मुख्य कारण क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना। भारत की G20 की अध्यक्षता किस पर आधारित रही? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तैयार रखिएगा। इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम, यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। G20 देशों ने किस एजेंडा पर अपनी सहमति व्यक्त की है? तो ये भी तैयार रखिएगा। सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा। भारतीय G20 की अध्यक्षता में कौन सा स्टार्टअप आरंभ किया गया? तो ये है स्टार्टअप 20। स्टार्टअप 20 के 5 कार्यबल कौन कौन से हैं? फाउंडेशन, अलायंस, वित्त, समावेशन, स्थिरता। भारत विश्व में किस स्टार्टअप इकोसिस्टम के पायदान पर है? तो तीसरे। भारत में कितने यूनिकॉर्न और स्टार्टअप्स हैं? तो ये है 108,98000। नेक्स्ट है G20 की यात्रा का अंतिम चरण क्या है? द कम्युनिक। इस योजना अंक के अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ते हुए लास्ट पॉइंट पर चर्चा कर रहे हैं। PM गतिशील राष्ट्रीय मास्टर प्लान। 2025 तक आत्मनिर्भर प्राप्त करने, 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था प्राप्त करने हेतु किस प्रकार के संरचना निर्माण की आवश्यकता है? तो आप कहोगे मल्टी मॉडल और अंतिम दूरी तक कनेक्टिविटी। PM गतिशील को कब लॉन्च किया गया? अक्टूबर 2021 में। PM गतिशील किसका अनुसरण करता है? समग्र सरकार के विजन सहकारी संघवाद। PM गतिशील का उद्देश्य क्या है? तो मल्टी मॉडल, संपर्कता, लॉजिस्टिक्स, दक्षता में सुधार और देश में लोगों, वस्तुओं, सेवाओं की निर्बाध आवाजाही। अगला है PM गतिशील कितने मंत्रालयों को एक साथ लेके आती है? तो रिकॉर्ड इसमें 27 मंत्रालय शामिल हैं। 27 मंत्रालय शामिल हैं। स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं आज के इस अंक में, तो उम्मीद है कि आज का ये जो अंक है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण और ज्ञान दोनों से ही भरपूर रहा है। आपको पता है कोई भी UPSC या UPPSC की तैयारी बगैर योजना, कुरुक्षेत्र और विज्ञान प्रकृति के पूर्ण नहीं हो सकती। और RO में कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ से। जब लोग परेशान हो रहे होंगे, आपने इन अंकों को 2 बार 3 बार अगर वीडियो को चला के देखा है, समझा है, तो निस्संदेह आप औरों से सिलेक्शन के बहुत करीब रहेंगे। आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।